नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे की कवरेज लगातार इंडिया टीवी पर जारी है और जिस गर्मजोशी के साथ इजरायल में उनका स्वागत हो रहा है उससे 25 साल पुरानी ये दोस्ती और पुख्ता होती दिख रही है। लेकिन ये सिर्फ दोस्ती का मामला नहीं है, इस दोस्ती के मायने बहुत दूर तक तलाशे जा रहे हैं। इस दोस्ती से दुनिया के कई देशों को साफ संदेश दिया गया और सबसे बड़ा मैसेज तो पड़ोसी मुल्कों में पाकिस्तान और चीन को मिला। यह जग जाहिर है कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुस्लिम मुल्क इजरायल से नफरत करते हैं। पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने इसी वजह से 26/11 हमले में यहूदियों को भी निशाना बनाया था। मोदी इजरायल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर अब पाकिस्तान की परेशानी शुरू कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से चीन पाकिस्तान की मदद करता आया है, ऐसे में भारत और इजरायल के बीच सामरिक समझौते की वजह से कुछ दबाव वहां भी होगा। बात इजरायल की करें तो मोदी उसके कट्टर दुश्मन फिलिस्तीन नहीं जा रहे हैं और यह भी इजरायल के हक में एक बड़ा मैसेज है। दुनिया के दो ताकतवर मुल्कों की नुमाइंदगी करने वाली शख्सियतें जिस वक्त गले मिल रही थी, कई मुल्कों की निगाहें इन पर टिकी थी। इंडिया का आई, इजराइल का आई, तो आई फॉर आई विथ आई, मैं समझता हूँ ये टर्मिनोलॉजी पक्की मुझे नजर आ रही है। और जब हम लोग बोलते हैं इजराइल तो हमारे लोगों का फीलिंग आता है Israel is a friend with each real fact Israel. आई फॉर आई का मतलब है इंडिया के साथ इजराइल। मोदी ने इजराइल की धरती से आज दुनिया को संदेश दे दिया कि दोनों देश एक और एक मिलकर 11 की तरह ताकतवर हो जाएंगे। इस दोस्ती से दोनों मुल्कों के दुश्मन कांप उठेंगे। हिंदुस्तान और इजराइल की ये दोस्ती चेतावनी है, अल्टीमेटम है उन देशों के लिए जो आतंकवाद को पालते हैं, उसका एक्सपोर्ट करते हैं, बेकसूरों को मारते हैं और खून खराबा करते हैं। 70 सालों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दुनिया के इकलौते यहूदी मुल्क इजराइल की सरजमी पर पहुंचना एक ऐसी कूटनीति का हिस्सा है जिसका असर हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों पर नजर आने लगा है। मोदी और नेतन्याहू की मुलाकात से पाकिस्तान और चीन की बेचैनी बढ़ गई है, तो उधर इजराइल के कट्टर दुश्मन फिलिस्तीन के साथ साथ अरब जगत के कई मुल्क की नजरें भी भारत इजराइल की दोस्ती पर हैं। वैसे तो दुनिया का हर मुल्क इस मुलाकात के अलग मायने तलाश रहा है, लेकिन इंडिया और इजराइल ने साफ कर दिया है कि इस मुलाकात का सबसे अहम मकसद है दोनों मुल्कों से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना। But I have to say that we also face common challenges, and the first of it is to defeat the forces of terror that rampage through the world and threaten both our countries. So we must stand together in this battle, much as we work together to perfect the future. We also want to put in place a robust security partnership to respond to shared threats to our peace, stability and prosperity. I will work with Prime Minister Netanyahu to craft and build a clear action agenda to realize these objectives. और आपको बता दें कि थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। इसका वक्त 4 बजे का था, थोड़ा और वक्त और हम मिला लें तो तकरीबन आधे घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। इसमें पता चलेगा कि क्या क्या समझौते दोनों देशों के बीच हुए और एक ऐतिहासिक मुलाकात है ये। स्टूडियो में हमारे साथ दो मेहमान हैं, दो एक्सपर्ट्स हैं, मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जो कि वेस्ट एशिया मामलों के जानकार भी हैं। आप दोनों का एक बार फिर स्वागत है। थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर ही रहे थे। प्रोफेसर साहब, जो जानकारी अभी तक है, कई एग्रीमेंट्स होने की बात कही जा रही है जिसमें स्पेस में कोलैबोरेशन पर और कुछ जल पानी को लेकर के कुछ टेक्नोलॉजीज पर बात हो सकती है। 2 समझौते उस क्षेत्र में हो सकते हैं और इनोवेशन पर, जिसके लिए $40 मिलियन का एक फंड, साझा फंड बनाया गया है, और एक एग्रीकल्चर पर, कृषि पर किसी तकनीक को लेकर के कोई समझौता हो सकता है। ये बात अभी कही जा रही है। डिफेंस सेक्टर में एक खबर ये आ रही है कि $500 मिलियन की 8000 स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल ये भारत चाहता है इजरायल से, और इस पर भी कोई समझौता हो सकता है। और तो बात हम पहले कर रहे थे कि सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कदम बढ़ाने की कोशिश हो रही है, अभी साफ हो जाएगा थोड़ी देर में। प्रोफेसर साहब, जैसा आपने कहा कि कई संधियों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है और आपस में कम्प्लीमेंटैरिटी बनाने की एक कोशिश है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं यहाँ इजराइल बहुत आगे है, जैसे माइक्रो इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट को लेकर,
भारत उससे फ़ायदा उठाना चाहता है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत बहुत आगे है। आज हमारे इसरो का विश्व में सबसे बड़ी एजेंसीज़ में नाम लिया जाता है, तो जाहिर है इजराइल उससे फ़ायदा उठाना चाहता है कि भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री के वहाँ पहुँचने से एक दिन पहले ही इजराइल की कैबिनेट ने एक 30 पेज का दस्तावेज अप्रूव किया, अडॉप्ट किया, जिसमें करीब 329 मिलियन डॉलर्स की पूरी दस्तावेज तैयार की गई, जो भारत में निवेश वगैरह किया जाएगा। माना जाता है कि ये इतना बड़ा जो रकम है, ये इजराइल की चीन, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका सबको मिलाकर इतना बड़ा पहले कोई अप्रूव नहीं किया गया इस तरह का बजट। तो ये वो इन्वेस्टमेंट जो इजराइल भारत में करना चाहता है, आप उसकी बात कर रहे हैं। तो भारत को जिस तरह से वहाँ स्वागत किया गया और चीन और इजराइल जिस तरह से भारत को एंगेज कर रहा है, इससे साफ नज़र आता है कि उनको भारत से दोस्ती में बहुत फ़ायदे नज़र आते हैं, चाहे वो तकनीक के क्षेत्र में हो या भारत की मार्केट को लेकर हो या सुरक्षा को लेकर हो। भारत उनका सबसे बड़ा आयात करने वाला है डिफेंस इक्विपमेंट का आज देश। और हमारे लिए भी देखिए, भारत के लिए भी रूस और अमेरिका के बाद आज इजराइल सबसे बड़ा बिल्कुल सोर्स है हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी का। तो ये रिश्ते बंद तो बहुत सालों से रहे थे, पर उभर कर शायद अब सामने आए हैं। और ये जानना ज़रूरी होगा कि बहुपक्षीय एक तरह से दोस्ती बनाने की कोशिश है यहाँ। सुरक्षा तो है ही उसमें, और उसके अलावा बहुत सी दूसरी चीजें जुड़ी पहलुओं को छू रहे हैं। जनरल साहब, आपसे समझना चाहते हैं, ये अलग अलग क्षेत्रों में कदम बढ़ाने की कोशिश है, लेकिन आप खास तौर पर जब आतंकवाद की बात होती है या हमारी रक्षा जरूरतों की बात होती है, उस नजरिए से आप क्या क्या ऐलान, क्या क्या घोषणाएं सुनना चाहेंगे जो होनी चाहिए? देखिए, पहले मैं आतंकवाद को टच करना चाहूँगा कि अब तो सलाउद्दीन के ये एक्सेप्टेंस के बाद कि हिंदुस्तान में जितनी आतंकवाद की गतिविधियां होती रही हैं उसमें उसका हाथ है और भविष्य में भी उसका हाथ रहेगा। तो इस तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखिए तो पाकिस्तान का आतंकवाद के क्षेत्र में जो योगदान है वो पूरी तरह से साबित हो गया है। अब कोई प्रूफ मांगने की किसी को न ज़रूरत है हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, पहली बात। दूसरी बात, तो आतंकवाद के क्षेत्र में क्या क्या अहम चीज़ है जिसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो सकती है? इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग, काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स, काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में वो जो हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए मिलिट्री इक्विपमेंट है उसका सप्लाई, काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स प्रोसीजर, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, टेक्निक्स, उसमें थोड़ी सी रिफाइनमेंट आ सकती है, और टेरर फंडिंग को ट्रैकिंग करने में, और साइबर वॉरफेयर विथ रिगार्ड टू टेररिज्म, आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में। तो हम आज तक क्या उनसे सिर्फ हथियार ही खरीदते रहे? इन मुद्दों पर हमने कभी उनसे कोई सहयोग नहीं किया? देखिए, मेरा अपना विश्वास है कि हम लोग, मतलब जैसा मैंने पहले कहा था कि वोट बैंक की राजनीति में और पैलेस्टीन के कारण वो कुछ लोग अपना वोट बैंक डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, और इश्क तो पहले से चल रहा है लेकिन इश्क पर्दे के पीछे चलता रहा था। मिसेस गांधी ने रॉ को 1971 में ऑथराइज किया था कि गोपनीय तरीके से आप इजराइल से हथियार खरीदो, तो इश्क तो चल रहा था, लेकिन जैसा मैंने कहा पर्दे के पीछे। अब एक हिंदुस्तान का बहुत सशक्त प्रधानमंत्री जो वोट बैंक की राजनीति से उठ के, जो सत्ता का मोह नहीं करते हुए राष्ट्र हित में इतना साहसी कदम उठाते हैं जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, और उन्होंने अपना नाम इस हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अर्जित कर दिया है मिस्टर मोदी। इसके लिए उनको बधाई, पूरे देश को बधाई, क्योंकि अब इजराइल के रिश्ते पे कोई किंतु परंतु नहीं उठा पाएगा। सवाल ये होता है। दूसरों क्षेत्रों की बात करें तो ये जो स्पेस में कोऑपरेशन की बात हो रही है, तो मार्च 2002 में एग्रीमेंट हुआ था कि स्पेस में दोनों के देश में पारस्परिक कोऑपरेशन होगा। आज इसरो की जो भी अचीवमेंट रही है, देखिए आप लास्ट 6 महीने में 8 महीने में हम कितना हेवी सैटेलाइट्स भेजते रहे हैं। हम दूसरे देश का पेलोड उस पर लोड करके ठीक कह रहे हैं आप। उसमें ये एक ऐसी चीज है जो हम उन्हें दे सकते हैं और इसकी उनको दरकार है। प्रोफेसर साहब, अगर आप याद करें, जब सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान पर की थी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये बयान में कहा था अपने एक जगह पर कि इससे पहले लोग ये सोचते थे कि इस कदम जो है वो इजराइल की फौज कर सकती है। हमने दिखाया कि हमारे ये क्षमता हम में भी है। इजराइल की रक्षा नीति से प्रभावित
हमारी प्रधानमंत्री की सोच है, उस वक्त ऐसा लगा था। अब हमारा जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, जो इजराइल जिस तरीके से अपनी सीमा को फिलिस्तीन के साथ मैनेज करता है, हम जो LOC पर करना चाहते हैं, बहुत सी बातें इसको लेकर भी हो रही हैं कि वो तकनीक भी हमें मिल जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि साफ जाहिर है कि भारत को काफ़ी चीज़ें हैं जो इजराइल से सीखने को मिलेंगी, पर शायद ये रिश्ते एक तरफा नहीं है। इजराइल को भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत से सीखने को मिलेंगी। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि इजराइल से रिश्ते भारत के हैं, वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसका सपोर्ट किया है। आप देखें कि इसकी शुरुआत जब डिप्लोमेटिक रिकग्निशन मिली 1992 में, तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे उस वक्त हमारे। उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी एक शुरू की जिसका बहुत हमें फ़ायदा मिला, और यहीं से शुरुआत होती है इजराइल के साथ संबंधों की। उससे पहले जब कॉन्सुलेट बनाया गया था इजराइल का बॉम्बे में, मुंबई में 1953 में, तो वो उस वक्त नेहरू प्रधानमंत्री थे हमारे, और वहाँ के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा भारत हुई प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। तो जो बड़ी पार्टियां भारत में हैं वो करीब करीब सभी ये धीरे धीरे कोशिश करती रहीं कि इजराइल के साथ हमारे संबंध जो हैं वो सुधरें। उसमें अंतर्राष्ट्रीय माहौल ऐसा था, या हम कहें कि हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी कुछ इस तरह की चीज़ें थीं कि रिश्ते बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ पाए। पर सबसे बड़ी शक्ति ये है कि सभी बड़ी पार्टियां इजराइल से संबंध बढ़ाना चाहती हैं, बनाना चाहती हैं, इसलिए इनको सुदृढ़ बनना बहुत ही एक्सपेक्टेड है, और ऐसा ही होने की हमें उम्मीद है भविष्य में। सौरभ जी, बॉर्डर देखिए, दो चीज़ें आपने इशू रेज किया है कि बॉर्डर मैनेजमेंट के क्षेत्र में इजराइल के हम कैसे सीख ले सकते हैं और कैसे जीरो इंट्रूशन सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर पे, और दूसरा कि आतंकवाद के क्षेत्र में क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए यदि हम इजराइल को एक रोल मॉडल मांगते हैं। तो पहले मैं बॉर्डर मैनेजमेंट पे आता हूँ। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है 3,323 किलोमीटर, जिसमें 145.67 किलोमीटर जो पोरस है। पोरस मतलब आवागमन बहुत आसान है, और विंटर ख़त्म होते ही या विंटर के पहले पूरा आतंकवादी पाकिस्तान यहाँ भेज देती है, और उसके बाद पूरी साल यहाँ समस्या इकट्ठा होती रहती है। पहली बात तो यदि इजराइल जो चारों तरफ से अरब स्टेट से घेरा हुआ है, वो एक परिंदा भी नहीं हिलने देता है, इजराइल में घुसने देता है, उसका जीरो इंट्रूशन सिस्टम है, तो हिंदुस्तान को भी चाहिए कि अपना बॉर्डर मैनेजमेंट के परिप्रेक्ष्य में वो हाई लेज़र टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सैटेलाइट्स के माध्यम से, ड्रोन्स के माध्यम से, UAV के माध्यम से अभी आपको जान के ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान के आतंकवादी टनल खोद के आ जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो यदि ग्राउंड सेंसर्स, हाई टेक्नोलॉजी ग्राउंड सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाए तो सेंसिंग हो सकता है। सेंसर्स वो हमने एक रिपोर्ट में दिखाया भी था, अभिषेक उपाध्याय हमारे रिपोर्टर जो वहां मौजूद हैं, लातो सिंह साहब, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कैसे जो केवल सेंसर्स के जरिए उनके बॉर्डर्स की मैनिंग होती है, उसमें बहुत ज्यादा जो है मैन पावर, बहुत ज्यादा फौजियों को वहां लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और दूसरी बात ये एक रिपोर्ट में दिखाना चाहता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ, क्योंकि अब जब प्रधानमंत्री की मुलाकात हो जाएगी PM नेतन्याहू के साथ, उसके थोड़ी देर बाद वो 26/11 आतंकी हमले के पीड़ित मोशे से मुलाकात करेंगे, एक बच्चा 10 साल का मोशे, और इस मुलाकात के जरिए भी पाकिस्तान को एक सख्त संदेश दिया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान का संदेश कितना साफ है, उसका सबूत है 10 साल के बच्चे मोशे से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। ये वही मोशे है जो पाकिस्तानी आतंकवाद का सबसे छोटा गवाह है। ये वही मोशे है जिसके माँ बाप को बेरहमी से पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने मौत के घाट उतार दिया था। 26 नवंबर 2008 को जब पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने मुंबई के नरीमन हाउस पर हमला किया था, तो उस दौरान 2 साल का मोशे अपने माँ बाप के साथ वहीं रहता था। आतंकियों ने उस रोज नरीमन हाउस में कत्लेआम मचाया था, जिसमें मोशे के मम्मी पापा भी मारे गए थे। ये 2 साल के मोशे की तस्वीर है। जिस महिला के गोद में है वो सैंड्रा है, जो उस दौरान मोशे के घर में बतौर मेड काम करती थी। आज मोशे और मोदी की मुलाकात होने वाली है, लिहाजा इजराइल में मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय मोशे से मिलने उसके घर पहुंचे तो देखा आज भी उस हमले की कहानी ताजा है। इस घर में मोशे के माता पिता की तस्वीरें चस्पा हैं। ये तस्वीरें उन दिनों की याद दिलाती हैं जब मोशे को माँ बाप का साया नसीब था, लेकिन वक्त बहुत ही क्रूर होता है। वक्त के क्रूर हाथों ने माँ बाप को मोशे से छीन लिया है, मगर वो स्मृतियाँ आज भी जिंदा हैं, आज भी ताज़ा हैं।
ये मोशे के नाना का घर है। वो अब 10 साल का हो चुका है। हालांकि सैंड्रा इजराइल के दूसरे शहर में रहती हैं, लेकिन हर शनिवार उससे मिलने जरूर आती हैं। आतंकियों ने मोशे के माँ बाप को छीन लिया। वो कहता है कि बड़ा होकर वो नरीमन हाउस जरूर जाएगा, क्योंकि वही उसका घर है। ये वाकई ये बेहद ही ये सोचने वाला पल है कि मोशे छोटा सा प्यारा बच्चा जिसने इतना कुछ खोया मुंबई में, इजराइल में आकर के एक बार फिर से भारतीयों की आंखों का तारा बना हुआ है। हेलो मोशे, हाउ आर यू? फाइन। फाइन। You love India? Yes. You are going to meet Prime Minister Modi? Yeah. तो मोशे से मुलाकात के हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने, वो इस वक्त अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ इजराइल से, तेल अवीव से, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जेस्चर, ये प्रधानमंत्री का निर्णय मोशे से मिलना 26/11 हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा शबाद हाउस में जिस बच्चे के माता पिता को, यहूदी माता पिताओं को मार गिराया गया, उस बच्चे से वो इजराइल में मिलेंगे, फिलिस्तीन वो नहीं जा रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं कि दोनों देश जो हैं उसी जिहादी इस्लामी आतंकवाद के शिकार हैं? देखिए, इस मुलाकात का बहुत ही एक तरह से संकेत है, ये गहरा संकेत है इसमें कि पूरे विश्व के जहन से ये बात को वो भूलने नहीं देना चाहते कि मुंबई में 2008 में नवंबर में इस तरह का आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें पाकिस्तान शामिल था। तो किस तरह से पूरे दुनिया में आज ये बड़ी समस्या है, चाहे वो यूरोप में हो या इजराइल में हो या भारत में हो, आतंकवाद एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। और पाकिस्तान को ऐसा मानते हैं कि वो जड़ है उसकी और वहाँ संरक्षण मिलता है ऐसे लोगों को। तो पाकिस्तान पर एक तरह से संकेत करना कि पाकिस्तान जिम्मेदार है इस तरह की परेशानियों के लिए, और पूरे विश्व में सभी देशों के लिए और ख़ासकर इजराइल और भारत के लिए किस तरह से ये जो आतंकवाद है वो एक कॉमन चैलेंज है। ये सिंबलिज्म एक तरह से बहुत ही प्रभावी है। मुझे लगता है कि ये दिल को छूने की एक तरीका है कि केवल दिमाग से बात नहीं, हम दिल से बात करेंगे यहाँ कि किस तरह से आतंकवादी हमले में लोगों का नुकसान हुआ, एक छोटे बच्चे के पूरे परिवार को ख़त्म किया गया। इस तरह की बात को सामने लाने से लगता है कि आतंकवाद पूरी दुनिया पर खतरा है, इस बात को जतलाने की एक कोशिश है। और भारत उसमें इजराइल से जुड़कर क्या करना चाहता है ये अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। अच्छा, अभिषेक जो है वो मोशे से मिले, उनके नाना नानी से भी मिले हैं जिनके साथ वो अब रहते हैं, उस आया से मिले हैं जिसने जिंदगी बचाई थी मोशे की, वो भी अब इजराइल में रहती हैं। वो परिवार की क्या सोच रहा है प्रधानमंत्री से इस मुलाकात से पहले, और वहाँ क्या और घोषणाओं का ऐलान हो सकता है, कौन सी घोषणाएं हो सकती हैं, सब अभिषेक से हम जानेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, सीधे लाइव बात करेंगे तेल अवीव में। प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे का आज दूसरा दिन, उनकी मुलाकात चल रही है इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ। इसके बाद कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, और खास बात यह कि आज प्रधानमंत्री को मिलना है 10 साल के बच्चे मोशे से। मोशे वो बच्चा है जो कि मुंबई के शबाद हाउस में 2008 में हुए आतंकी हमले में अपने माता पिता को खोने वाला वो बच्चा, और अब इजराइल में रहता है अपने नाना नानी के साथ। अभिषेक जिस वक्त हमारे साथ तेल अवीव से हैं। अभिषेक, आपने बात की थी मोशे से, उसके रिश्तेदारों से, हमने वो पूरी रिपोर्ट देखी, और इस बच्चे का अभी भी एक वास्ता भारत से बना हुआ है, कनेक्ट बना हुआ है। उसकी बातचीत में बिल्कुल साफ था, वो कुछ टूटी फूटी हिंदी भी बोलता है। उसके परिवार ने कोशिश रखी है कि उसका भारत के साथ जो ये एक हल्का सा जुड़ाव है ये हमेशा बरकरार रहे। ये परिवार ने सायास कोशिश की है सौरभ, यानी कि वो इस बात को लगातार वहां पर जिक्र करते रहते हैं। मोशे से जो उनकी बातचीत होती है उसमें भारत का जिक्र आता है। उस घर में अफूला, यहाँ जेरूसलम से करीब 100 किलोमीटर दूर है वो शहर जहाँ की मोशे रहता है, जहाँ पढ़ाई करता है अपने नाना के घर पे। उसके घर में बाकायदा नरीमन हाउस का एक मॉडल बना हुआ है, उसे रोज वो देखता है। उसको बताया जाता है कि नरीमन हाउस है, यहाँ उसके माता पिता रहते थे, माता पिता की तस्वीर वहां पर लगी हुई है, और वो रब्बाई बनना चाहता है। वो अपने पिता की तरह मुंबई जाना चाहता है, उसी नरीमन हाउस में जाना चाहता है। ये उसके नाना ने कहा, ये सैंड्रा ने कहा, उसकी नैनी, और खुद मोशे से भी हमने ये पूछा। 10 साल का मोशे है, चीज़ों को समझने लगा है। उसने भी ये कहा कि मैं भारत जाना चाहता हूँ, वहाँ रहना चाहता हूँ, आई लव इंडिया, भारत के लिए फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, इस तरह की बातें भी उसने की। तो वो जो जुड़ाव है जड़ों से, उस जुड़ाव को उसके घर वालों ने लगातार सींचा है। और आप सोचिए कि इजराइल में रह रहा है, अफूला नाम के शहर में रह रहा है, इसके बाद भी नाना नानी ये चाहते हैं कि बच्चा
वापस भारत जाए, उसी जगह से शुरू करे जहां पर उसके माता पिता थे और एक दुर्भाग्यपूर्ण एक आतंकी हमले में उनकी जी, हमने सुना था आपकी बातचीत उनके साथ। अभी वो शायद बहुत खुश है वो लोग कि प्रधानमंत्री उसको बहुत मोदी से डिटेल मिल में रहे नहीं मालूम है कि क्या हुआ था अब से 8 साल पहले, 9 साल पहले, और कैसे उसके माता पिता उससे छीने गए थे, वो लोग कौन थे। उन्होंने कहा लेकिन जब ये बड़ा होगा तो हम उसको ज़रूर ये उसको बताना चाहेंगे, उसका हक है कि उसको पता चले। और प्रधानमंत्री थोड़ी देर में मोशे से मिलने भी वाले हैं और एक जॉइंट स्टेटमेंट थोड़ी देर में जारी होगी, लगभग 4:30 बजे अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें पता चलेगा कि भारत इजरायल के बीच इस ऐतिहासिक मुलाकात के बाद दोनों देश किन किन मुद्दों पर आगे बढ़ने के लिए राजी हुए हैं। हम इस बड़ी कवरेज पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक।